आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं। पिछले लेक्चर में थोड़ी सी कमी आ गई है, वो लास्ट में जो 20-22 मिनट के बाद थोड़ा सा मैं ज़्यादा गोरा हो गया हूँ। इसको लग रहा था सर स्मार्ट नहीं है, लेकिन इसने स्मार्ट करने के चक्कर में भौडरा कर दिया है मुझे। ये वही हो गया है। पिछले लेक्चर में जैसे क्या होता है, मैंने आपको बताऊं, ब्यूटी पार्लर में आप जाते हैं और ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद जैसे कि मैं आपको एक रोचक कहानी बताता हूँ, सुनो। अभी एक शादी हुई थी, मैं वहां गया। भाभी जी मेरी ब्यूटी पार्लर करा के आई, सुबह उठ करके वो आई चाय देने। मैंने कहा क्या हो, अब उनका मुंह पर पूरा एकदम जितना वो ब्यूटी पार्लर पर था सब एकदम सफेद सफेद दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है चेहरे पर। मैंने कहा ये क्या है, तो वही बात हो गया था पिछले लेक्चर में, तो कोई बात नहीं। और चूंकि मेरे पास इतना मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो अब यहाँ अकेले ही देख रहा था, इसलिए थोड़ा समस्या आ गया। कोई बात नहीं, देखेंगे। तो शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा मैनेज करना है ना, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आगे से। आज मैंने थोड़ा काला रहना पसंद किया है लेक्चर में, पर यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। प्रभावी शिक्षण सामग्री हो गया आपका। अब संस्थागत सुविधाओं के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। क्या करना है हम लोग, संस्थागत सुविधाओं के बारे में अध्ययन करना है हम लोगों को इस लेक्चर में। देखिए संस्थागत सुविधाएं, यहां से ही आपका संस्थागत सुविधाएं। देखिए संस्थागत सुविधाएं। अब संस्थागत सुविधाओं में समझो आप यहां पर कि संस्थागत सुविधाओं से अभिप्राय उन सभी भौतिक, मानव संसाधन, तकनीकी, प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं से है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समर्थन दें, संरचना और संसाधन प्रदान करती हैं। यानी कि संस्थागत सुविधा में भाई संस्था है, संस्था जैसे कि भारत में शिक्षा मंत्रालय है आपका। शिक्षा मंत्रालय के ऊपर ये है कि आपके देश की संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था के लिए कार्य करे। अब इसके अंतर्गत भी हायर एजुकेशन विभाग होता है, उच्च शिक्षा विभाग होता है, और कई और विभाग काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी कई सारी संस्थाएं होती हैं जिन्हें आप जानते हैं, जैसे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है आपकी, ये एक संस्था है जो आपके लिए काम कर रही है। AICICTI भी ऐसा कुछ है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, है ना, ये है। तो इस तरीके से और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं। और ये काम क्या करती हैं, जैसे आपकी यूजीसी ही है एक संस्था, यही काम कर रही है। तो अब ये सब क्या करती हैं, ये प्रयास करती हैं कि आपकी जो शिक्षा है वो सरल हो जाए, सुगम हो जाए। जैसे ई दीक्षा, ई विद्या, ई पाठशाला आदि जो है सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो इसलिए किए जा रहे हैं। यूजीसी में नेट 2019 में क्वेश्चंस बना कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। देखो शिक्षण को प्रभावित करने वाले दो कारक हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आंतरिक कारक, क्या हो सकता है, आंतरिक कारक, और दूसरे हो सकते हैं क्या, बाह्य कारक। तो आंतरिक यानी कि बाह्य कारक कौन सा है, तो संस्थागत वातावरण क्या है, एक बाह्य कारक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, बाह्य कारक है। अब यहां पर और पढ़ते हैं हम लोग। अब संस्थागत सुविधाओं के कुछ प्रकार यहाँ पर लिखे हैं कि कैसे संस्थागत सुविधाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो उन सुविधाओं को यहाँ हमने अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण किया है कि संस्था द्वारा यानी कि सरकार द्वारा ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड करके आपके एजुकेशन को और बेहतर बनवाया जा सकता है। जैसे भौतिक संसाधन आपको सरकार क्या दे सकती है, आपकी सरकार की कक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर, उस कक्षा का मतलब आपके जो कक्ष बना है जहां पर आप पढ़ा रहे हैं। अभी राजस्थान में क्या हुआ कि कक्षा ठीक ना होने के कारण गिर गए विद्यार्थी, मर गए। ऐसे कई जगह पर आप देखेंगे देश के। अभी अब क्या करना चाहिए सरकार को, सभी पूरे देश में एक सर्वे कराना चाहिए,
और सभी को ये उठाना चाहिए कि सर्वे कराओ भाई कि कितने विद्यालय हैं विश्व के जिसकी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है और जितने की भी जर्जर हो चुकी है उन सबको पुनर्निर्माण कराया जाए। तो ये कक्षा हो गया। अब क्या है, फर्नीचर कैसा है, यानी कि आपकी टेबल्स किस क्वालिटी के जिस पर आप बैठ करके पढ़ रहे हो वो आपके अनुरूप है। जैसे अभी मैं क्या कर, कई जगह पर पेपर देने गया स्कूलों में, टूटी बैठे टूट गई, मतलब पेपर देने देख रहा है टूट जा रही है। तो ये क्या है, यानी कि बेहतर गुड फर्नीचर हो, भवन अच्छा हो, पानी की आरओ का पानी हो, बढ़िया उत्तम कोटि का पानी पीने को, वरना बच्चे स्वास्थ्य खराब होगा उनका। जब स्कूल में ही अच्छा पानी नहीं मिलेगा घर आकर के वो तो तब कहेंगे ना कि आरओ का पानी चाहिए, जब स्कूल में अच्छा पी करके आएंगे। बोले नल के नीचे ऐसा मुंह लगा लो और पी लो, ये क्या हुआ। एक कौन सा 2000 स्मार्ट इंडिया है, शौचालय होने चाहिए। अब आपको बताऊं कई जगह पर महिला बालिकाओं और बालकों के लिए अलग अलग शौचालय ही नहीं है। कई स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था आप देखते हैं रेलवे स्टेशन जैसे शौचालय पड़े हैं, उनकी सफाई ही नहीं हो रही है रेगुलर तौर पर। पुस्तकालय बेहतर होना चाहिए। अब आप देखेंगे लाइब्रेरी 80% गांव के स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, कैसे पढ़ेगा विद्यार्थी, एक दो घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो भौतिक संसाधन सबसे पहले बेहतर होने चाहिए, ये संस्थाओं को यानी कि ये सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए। एक तो भौतिक संसाधन ये हुए। अब तकनीकी संसाधन जो आज की स्टडी के लिए चाहिए, जैसे इस प्रोजेक्टर हो, स्मार्ट बोर्ड हो, डिजिटल पैनल सभी स्कूलों में। अब कितने पैनलों में ये सब सर्वेक्षण होना चाहिए, लोगों को उठाना चाहिए आवाज आपके। अब लेकिन हम लोग जो वोट देते हैं चुनाव करते हैं वो सब इनके आधार पर थोड़ी ना करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है हमें। कंप्यूटर लैब क्या है, कहाँ है या नहीं है, मैंने तो आज तक किसी स्कूल में नहीं देखा कि कंप्यूटर लैब हो, और हो कहीं तो बहुत अच्छी बात है, बताइएगा कमेंट करके कोई कि मेरे गांव के स्कूल में कंप्यूटर लैब है। मैंने अपने कॉलेज में जरूर कंप्यूटर लैब देखा, लेकिन मेरे कॉलेज की भी स्थिति यह है कि इंटरनेट नहीं है, लैब तो है लेकिन इंटरनेट नहीं देते बच्चों को। तो आदि आदि तो काफी समस्या है। तो तकनीकी सुविधाओं की समस्या तो होनी चाहिए, यानी कि स्मार्ट बोर्ड डिजिटल पैनल ग्लोब आदि सब कुछ उनके पास पढ़ाने होना चाहिए। मानव संसाधन यानी कि प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, यानी कि उनको ट्रेनिंग दवाओ। जैसे कि यदि ट्रेनिंग नहीं दे रही है तो अभी केजरीवाल ने क्या कहा था अपनी सरकार में कि केजरीवाल जी ने बाहर भेजाया था ट्रेनिंग के लिए, ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों ने समय समय पर प्रशिक्षण मिलता रहे, और कम से कम ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही उन्हें मिलता रहे, महीने में एक दो बार। सहायक स्टाफ भी बेहतर होने चाहिए, नहीं तो टीचर ही क्या कर रहा है, टीचर ही आकर के मैंने देखा था एक सरकारी स्कूल में आया, झाड़ू उठाया और एक एक झाड़ू बच्चों को पकड़ाया, खुद बोले चलो सफाई करते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था यही करते थे हम लोग। तो कि भाई स्टाफ भी हो, तकनीकी स्टाफ भी हो, जैसे कि कोई समस्या आ गया डिजिटल पैनल, अब उन्होंने कहा भैया आज क्लास नहीं हो पाएगी, अब तो 5 दिन बाद होगी, बोर्ड सुधरने गया है, 15 दिन क्लास ही नहीं चल रही है। तो तकनीकी स्टाफ भी हो, ये मानव संसाधन की जरूरत है। यदि ये सब होगा तो क्या होगा कि प्राइवेट में ये सब रहता है, क्यों रहता है प्राइवेट स्कूलों में ये सब, क्योंकि वहां आप फीस देते हो, वो लोग काम करते हैं, नहीं करोगे तो बच्चे नहीं भेजाओगे आप। इसलिए सरकारी में भी ये चीज होना चाहिए। इसलिए केवल व्यक्ति नौकरी और दमाद सरकारी चाहता है, बाकी सबको प्राइवेट पसंद है, और सब चीजें समझ में आ रहा, केवल दमाद और नौकरी सरकारी पसंद है, बाकी सब प्राइवेट। शैक्षणिक संसाधन यानी कि पुस्तकें होनी चाहिए, प्रयोगशाला की सब सामग्री हो, ऑडियो विजुअल सामग्री हो, को बच्चों को हम वीडियो दिखाना चाहे तो दिखा सके। लकड़ी के बोर्ड पर कहां से दिखाएंगे वीडियो, बताइए। प्रशासनिक भी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे समयबद्ध कक्षा का संचालन चले, यदि कोई समस्या कर रहा है, कोई नहीं पढ़ाने दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है तो उसके लिए भी हो। परीक्षा का प्रबंधन टाइम से हो, मूल्यांकन भी बेहतर तरीके से हो, मूल्यांकन की प्रणालियां हो। तो ये सभी चीजें होनी चाहिए संस्थागत क्रियाएं, यानी कि भौतिक हो सकती है, तकनीकी, मानव संसाधन, शैक्षणिक और संस्थागत। ये क्या हो सकती है, सहायक सामग्रियां हो सकती हैं, ध्यान रखना। और देख लीजिए आप डिजिटल ई लर्निंग सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि अब तो डिजिटल जमाना चल रहा है। जैसे एलएमएस मैंने बताया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कि एलएमएस का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, तो संस्थागत डिजिटल अधिगम के लिए किया जाता है कि संस्थागत डिजिटल अधिगम अच्छे से किया जाए, इसका मैनेजमेंट किया जा सके। डिजिटल ई लर्निंग में एलएमएस हो गया, दीक्षा पोर्टल की बार बार बात कर रहा हूँ, स्वयं स्वयं प्रभा अभी बात बताया, ई पाठशाला है, अभी आपको आगे स्वयं स्वयं प्रभा और मूक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ये सब क्या है। तो स्वयं आदि यानी कि स्वयं आप सर्च करिएगा आपकी ये स्वयं क्या है ना।
स्वयं का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट में लिखिएगा और पढ़िएगा, इसको गूगल से एक बार देख लीजिएगा सर्च करके। मांगे वरना आगे ये सब पढ़ाऊंगा मैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये सभी चीजें होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब अन्य संस्थागत सुविधाओं की भूमिका। अब देखो यहाँ भूमिका क्या है, क्या करेंगे ये संस्थागत सुविधाएं होंगी तो देखो यहाँ पर सुनियोजित शिक्षण वातावरण तैयार करेंगे करती है। संस्थागत सुविधाओं की भूमिका क्या करती है? यदि अच्छी संस्थागत सुविधाएं हो तो भाई बेहतर वातावरण बनाएंगी, वहां स्वच्छता होगी, बेहतर क्लासरूम होगा, आने का मन होगा। समझ में आ रहा? कक्षा में शांति रहेगी, लाइट की व्यवस्था नहीं तो बल्ब ही टूट रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, बच्चों की गर्मी लग रही है। अभी जैसे मैं एक जगह पेपर देने गया था, मैं 1 से 1.5 घंटे पेपर नहीं लिख पाया था बीएड का। अपना बीएड का जब मैं पेपर देने गया 1 से 1.5 घंटे में बैठा रहा, क्योंकि लाइट चली, गर्मी भयंकर। तो प्रकाश हो, शांति हो, स्थान भी बने हो, वायु संचार भी हो, पर्याप्त फर्नीचर यानी कि बैठने की उत्तम व्यवस्था हो। वरना अभी क्या था, मुझे बच्चों वाली स्कूल में ऐसा बिठा दिया, अब मुझे पर उस टेबल पर बैठते ही नहीं बन रहा। मैं इतना बड़ा बच्चा कहाँ बैठे, और मैं बैठ भी जाऊं। अब भाई एक बहुत स्थूल आकार वाले थे, आकर के बैठ गए। 3 टेबल टूट गई, एक पर बैठे टूट गई, दूसरे पर बैठे टूट गई, तीसरी पर फिर बहुत मुश्किल से दूसरे रूम से उनके लिए मंगवाया गया। भाई आकार भी तो होता है। कनक भूतराकार शरीरा, समर भयंकर अति रंधीरा, बुरा मत मानिए। तो मतलब फर्नीचर भी वैसा हो, व्यवस्था भी तो देख करके करो, आकार देख करके कुर्सी वगैरह होनी चाहिए। चलिए, बहुत मजा आता है पेपर वगैरह देने में भी, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के विद्यार्थी मिलते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच प्रभावी सहभागिता संभव हो, कि सहभागी हो, एक दूसरे से बात कर पाए, विचार कर पाए, एक दूसरे की भावनाएं समझ पाए, जैसे आप लोग मेरी भावनाएं समझते हो। आईसीटी आधारित शिक्षण करा पाए, डिजिटल स्क्रीन हो उनको दिखाने के लिए, इंटरनेट की सुविधा हो। ये सब क्या करेगा, सरल बनाएगा, एजुकेशन को प्रभावी बनाएगा, रोचक बनाएगा, पढ़ने में मजा आएगा, है ना। वरना आप जाते ही नहीं है पढ़ने, है ना। अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है, जैसे कठिन विषय सरलता से समझा सकता है, यहाँ फोटो दिखाई समझा दिए। जैसे अब ये इतना सारा मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आपको मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, अब यही बात मैं लिखता यहाँ पर तो टाइम लगता, मैं पीपीटी बना करके ला रहा हूँ, आपको आराम से समझ में आ रहा है, स्पष्ट रूप से एक एक शब्द दिख रहा है। कल मेरी वीडियो जरूर बिगड़ गई होगी मेरी शकल, लेकिन कंटेंट एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। कारण कारण ये था कि भाई टाइपिंग है, तो अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। जैसे प्रयोगशाला के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, डायग्राम बना करके हमने समझा दिया, कोई भी डायग्राम बना दिया। अब देखो, नवाचार अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं प्रयोगशाला में, तो पुस्तकालय में या अनुसंधान केंद्र में, तो आप नई चीज बनाने के लिए आते होते हैं, नई चीज सीखते हैं, आपको मजा आता है कि भाई ऐसी चीज भी हो सकती है। जिसने कभी कोई डिजिटल चीज देखी ना हो, वो कैसे डिजिटल सोच सकता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए हम रैंप, ब्रेल सामग्री रखें, ब्रेल लिपि के माध्यम से ये लोग पढ़ते हैं, तो ब्रेल सामग्री रखें, रैंप रखें आदि। तो हर प्रकार के विद्यार्थी के लिए सामग्री रखेंगे, तो उससे सभी प्रकार के विद्यार्थी समावेशी शिक्षा की बात कर पाएंगे, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे पाएंगे। ये सब आपने क्या देखा यहाँ पर, जो ये आपने देखा, ये देखा आपने अभी तक संस्थागत सुविधाएं क्या महत्वपूर्ण होती है, कैसे महत्वपूर्ण होती है आपके लिए। अब देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इस बारे में क्या कहना है, संस्थागत सहायता देने के बारे में आपको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने पर बल दे रही है, कि भाई सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया जाए। ये सब केवल यह आंकड़े, है ना, किताबों में बेहतर दिख रहे हैं, रियल धरातल पर कुछ ना होता है, बहुत ही कम होता है। डिजिटल शिक्षा को विस्तार, जैसे ई कंटेंट उपलब्ध करवा दिया है दीक्षा पोर्टल पर, हाँ ये सही बात है, ये गुड है, ऐसा तो करवा दिया है, ई कंटेंट है दीक्षा पोर्टल पर, कंटेंट तो करवा दिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। स्कूल की अभी भी जर्जर छतें हैं, आपने देखा बच्चों की अभी मृत्यु हुई, अभी 20 विद्यालय ऐसे निकल करके सामने आ गए हैं। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए विशेष संसाधन, यानी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए विशेष संसाधन होने चाहिए, इसके बाद प्रोवाइड किए जाएंगे। स्कूल कॉलेजों में आईसीटी लैब्स अनिवार्य तौर पर, कि स्कूल में कॉलेज में, जिससे कि विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ सके, अच्छे अच्छे लोगों से मिल सके,
चीजों को भी समझ सकें। अब देखो 2022 का क्वेश्चन क्या बना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए क्या आवश्यक है। तो उसमें आया था आईसीटी अब आवश्यक है, डिजिटल सुविधाएं आवश्यक है, और एक प्रशिक्षित शिक्षक, यानी कि ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो प्रशिक्षित है, यानी कि उसको अनुभव है। जैसे आपके सर हैं, अब आपको सर पढ़ा रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि ठीक है सर, आपके सर को नॉलेज है, जैसे कि आपके सर ने सीटेट क्वालिफाई किया है, आपके सर का जेआरएफ क्वालिफाई है, तो अब ये सब के बाद आपको ठीक है सर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ऐसा कब पढ़ा लिखा हो या सरकारी कुछ एग्जाम निकाले हो तो आप कम से कम ये कि ठीक है कम से कम पढ़े होंगे तब तो ये निकाले हैं। आगे आगे चलिए, संस्थागत सुविधाओं, यदि संस्थागत सुविधा नहीं होगी तो क्या समस्या आएगी, मान लो ये सब नहीं रहता है तो क्या आती है। अपर्याप्त कक्षा, यदि ठीक से कक्षा नहीं है तो शिक्षण में विघ्न आता है। अभी देख लीजिए वहां पर बच्चों के साथ क्या हो गया, ये घटनाएं घटेंगी, जीवन ही चला जाएगा। पुस्तकालय की कमी, यदि पुस्तकालय कमी है, पुस्तकें नहीं है तो स्वाध्याय बाधित होगा, बच्चे अपने पढ़ नहीं पाएंगे, ये स्वाध्याय बाधित हो जाएगा। तकनीकी उपलब्धता अनुपलब्धता होगी यदि, तो डिजिटल डिवाइस पर नहीं देख पाएंगे, आप वीडियोज नहीं दिखा पाएंगे, आप कोई नया चीज समझाना चाह रहे हैं वो नहीं दिखा पाएंगे। प्रशिक्षित स्टाफ की कमी होगी तो अधिगम की हानि होगी, कि सही पढ़ा ही नहीं पाएगा, उसको समझाने नहीं आ रहा है। गंदा वातावरण यदि रहता है तो समय व उपस्थिति प्रभावित होती है, बच्चे ही नहीं आते हैं, भाई पढ़ाता क्या है, इसलिए तो स्कूल में नहीं जा रहे हैं। इन्हीं सभी कमियों के कारण आप सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। हालांकि काफी स्तर पर अब धीरे धीरे सरकारी स्कूलों की भी स्थिति ठीक होती जा रही है। समझ में आया। अब प्रभावी संस्थागत सुविधाओं के संकेतक, प्रभावी संस्थागत सुविधाएं होने के लिए क्या क्या चाहिए देख लीजिए कि प्रभावी एजुकेशन हो सके उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कक्षा में पर्याप्त रोशनी व वेंटिलेशन हो, यानी कि प्रकाश के लिए लाइटिंग सिस्टम उत्तम कोटि का हो। यदि आपके यहाँ लाइटिंग सिस्टम नहीं है, आप लिख करके दीजिए, बच्चों से शिकायत करवाइए, बच्चों से कहिए कि अपने माता पिता से कहें। आप जब आपका जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को सभी गाँव वाले आते हैं, तो 15 अगस्त को हमें ये कहना चाहिए कि सर यहाँ पर ये सब है कि नहीं है, तो कक्षा में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन हो, हर छात्र के लिए बैठने की सुविधा उत्तम कोटि की होनी चाहिए, सुलभ शौचालय हो, पानी का पीने का जल हो, ये सब आप देखेंगे। यदि नहीं होता है तो आप अज्ञात नाम से शिकायत करिए, बार बार परेशान कर डालिए, डिजिटल मीडिया पर डाल दीजिए, वीडियो बना करके डलवा दीजिए बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि आपकी न्यूज में आ जाए और आपका चैनल समझ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत तगड़ी हो गई है। प्रत्येक विषय वस्तु का प्रयोगशाला और प्रैक्टिकल सुविधा हो, क्या हो, प्रयोगशाला में पड़ा प्रैक्टिकल सुविधा हो। पुस्तकालय में विषय वस्तु पुस्तकें व जर्नल आदि भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि अच्छे से हम प्रभावी क्या कर सकें, एजुकेशन करा सकें। प्रत्येक छात्र के लिए वहां पर कंप्यूटर हो, इंटरनेट एक्सेस करने की व्यवस्था हो, जिससे कि वो सर्च कर सके, चीजों को पढ़ सके। यदि किसी टीचर का पढ़ने में ज्यादा रुचि आ रहा है, किसी की पद्धति से मजा आ रहा है, सीसीटीवी कैमरा आदि हो जिससे कि सुरक्षा बनी रहे। वहां पर सुरक्षा और अनुशासन प्रणाली स्थापित करने के लिए कमरा के जो हो वो जो क्लासेस रूम हो वो सीसीटीवी कैमरा इंक्लूड हो, कि कोई बच्चे किसी से झगड़ा ना करे, थोड़ा सा डर का माहौल रहे, आदि आदि, अनुशासन बना रहे, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए अब यूजीसी नेट में पीवाईक्यूज कैसे आए हैं और कैसे बने हैं इस टॉपिक से, कि संस्थागत सुविधाओं को लेकर के, तो कुछ यहाँ दिखा दे रहा हूँ, बाकी तो अभी पीवाईक्यूज आपको कराना है। अब मैंने ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने का प्रयास किया कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कारक है। तो संस्थागत सुविधाएं क्या होती है, बाह्य कारक होती है, यानी कि जो संस्थागत सुविधाओं में कौन से आंतरिक कारक है, कौन से बाह्य कारक है। एलएमएस का पूर्ण रूप क्या है, क्या कहते हैं एलएमएस को, फुल नाम पूछा गया था 2020 में कि एलएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दीक्षा पोर्टल किसके लिए है, किस लिए बनाया गया है, तो डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए दीक्षा पोर्टल बनाया गया है। 2020 में डिजिटल शिक्षा पर बल क्यों दिया गया है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य से बल दिया गया है। ये आपने देखा शिक्षण सहायक सामग्री। अब संभावित आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए, क्या करिए क्वेश्चंस देख लीजिए।
अब मैं यही करा देता हूं कि संस्थागत सुविधाओं में कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो संस्थागत सुविधाओं में क्या नहीं है? छात्रों का पारिवारिक परिवेश इसमें शामिल नहीं है, यानी कि प्रयोगशाला शामिल है। भाई सरकार को प्रयोगशाला उपलब्ध करवानी चाहिए, शिक्षक को प्रशिक्षण करना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए। भाई छात्र की पारिवारिक परिवेश कैसा है उससे क्या मतलब है? तो ये नहीं है। निम्न में से कौन आईसीटी आधारित संस्थागत सुविधा है? आईसीटी आधारित कौन सी संस्थागत सुविधा है इनमें? तो आईसीटी आधारित क्या है बताओ, ये कह रहा है। तो देखो ग्रीन बोर्ड, भाई ग्रीन बोर्ड और व्हाइट बोर्ड तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड आप देखें तो इसका आंसर ग्रीन बोर्ड तो नहीं है, डेस्क बेंच नहीं है, चौक नहीं है, ये तो सब क्या है? भौतिक सुविधाएं हैं। स्मार्ट बोर्ड जो है वो क्या है? आईसीटी आधारित है। स्मार्ट बोर्ड क्या है? आईसीटी आधारित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस पोर्टल को बढ़ावा दिया गया है? आईएस पोर्टल को, साथी पोर्टल को, इग्नू को? तो भाई स्वयं को बढ़ावा दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्वयं पोर्टल को बढ़ावा दिया गया है। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर, और भी आप देखेंगे। अब शैक्षिक वातावरण है जिसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, शैक्षिक वातावरण को यहाँ से आगे। और यही आपका इस टॉपिक्स का अंतिम बचा है कि चूंकि आप लोग जब कहते हैं कि पर्यावरण बेहतर होगा तभी तो पढ़ पाएंगे, हमारे यहाँ माहौल ही नहीं है, माहौल ही नहीं है पढ़ने का, इसलिए नहीं पढ़ पाए हैं। तो माहौल कैसे बने, माहौल के लिए क्या चाहिए? तो वही सब ये यहाँ पर है कि माहौल कैसे बनेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।